बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी मालिक्यूल के बारे में। फिर उसके बाद हमने जाना था कि केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है, सिंबल क्या है, वैलेंसीज क्या हैं। उसके बाद हमने केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट को ड्रा आउट किया था। उसके बाद आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा था। आज के हमारे लेक्चर की आउटलाइन में शामिल है केमिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो आइए अपने पहले टॉपिक की तरफ आते हैं। क्वेश्चन ये है कि केमिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड कैसे लिखा जाता है। इसके कुछ स्टेप्स हैं और आपने ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये टॉपिक आप ध्यान से सुनेंगे तब आपको समझ आ सकता है। सबसे पहला स्टेप ये है, पहले स्टेप की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा रिकॉल करता हूँ कि कैटाइन और एनाइन क्या थे। सबसे पहले मैं अगर आयन की बात करूँ तो आयन क्या था। एन एटम विद अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयन। ऐसा एटम जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो उसे हम आयन कहते हैं। अगर हम कैटाइन की बात करें तो पॉजिटिवली चार्ज एटम को हम कैटाइन और नेगेटिवली चार्ज एटम को हम एनाइन की तरह एनाइन कहते हैं। ये लंबी बहस है कि कैटाइन कैसे बनता है, एनाइन कैसे बनता है। या पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं कि एनाइन और कैटाइन कैसे फॉर्म होते हैं। अब हम अपने पहले स्टेप की तरफ आते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड को लिखने से पहले आपने 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप ये है, राइट द सिंबल ऑफ पॉजिटिव यानी कैटाइन ऑन द लेफ्ट एंड द सिंबल ऑफ नेगेटिव आयन एनाइन ऑन द राइट। आपने जब भी केमिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड लिखना है तो पहला स्टेप ये होगा कि आपने पॉजिटिव आयन जिसे हम कैटाइन कहते हैं उसको लेफ़्ट साइड पर लिखना है, और नेगेटिव आयन जिसे हम एनाइन कहते हैं उसको आपने राइट साइड पर लिखना है। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 है, पुट द वैलेंसी नंबर ऑफ ईच आयन विद इट्स चार्ज ऑन इट्स टॉप राइट साइड। फिर उसके बाद आपने वैलेंसी नंबर लिखना है। वैलेंसी नंबर्स लिखने से पहले मैं आपको रिकॉल करता जाऊं कि वैलेंसी क्या होती है। द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू लूज, गेन और शेयर द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वैलेंसी। तो हमने क्या करना है, वैलेंसी और उसके चार्ज को लिखना है, और चार्ज को कहाँ पे लिखना है, टॉप राइट साइड पर। हम यहाँ पर MgBr2 की एग्जांपल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि टू पॉजिटिव इसकी क्या है, वैलेंसी है। Br के साथ क्या है, वन इसकी क्या है, वैलेंसी है। और ये क्या है, 1 नेगेटिव है, यानी कि इसकी वैलेंसी क्या है, नेगेटिव है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने पॉजिटिव को लेफ़्ट साइड और नेगेटिव को राइट साइड पर लिखा, यानी कि हमने कैटाइन को लेफ़्ट साइड और एनाइन को राइट साइड पर लिखा। यहाँ पे ब्रश के ज़रिए मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये Mg है, Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसकी वैलेंसी 2 पॉजिटिव है, और Br के ऊपर वैलेंसी है 1 नेगेटिव। यह आप देख सकते हैं हमने टॉप राइट साइड पर इसकी वैलेंसी और चार्ज को लिखा है। अच्छा, अब क्या करना है आपने, यहाँ पर Mg क्या है, कैटाइन है, और Br क्या है, एनाइन है। Mg कैटाइन क्यों है, क्योंकि इस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। और Br एनाइन क्यों है, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है। स्टेप नंबर 3 में क्रिस क्रॉस मेथड बताया गया है। इसमें आपने करना क्या होता है, आपने दो आयन्स की वैलेंसीज को इंटरचेंज करना होता है, और क्या है, आपने नेगेटिव चार्ज को ख़त्म करना होता है। अगर हम इसकी एग्जांपल पे जाएं तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है सिल्वर सल्फाइड की। सिल्वर सल्फाइड आप देख सकते हैं कि सिल्वर आयन, ये सिल्वर आयन है, इसको इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। सल्फाइड आयन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। यानी ये क्या है, कैटाइन, और ये क्या है, एनाइन, क्योंकि इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब हमने क्या किया,
कि इसका वन, ये देखें हमने उसके बाद दूसरे स्टेप में आपने क्या किया कि इनके ऊपर से जो नेगेटिव चार्ज है उसको ख़त्म किया। उसको ख़त्म करने के बाद तीसरा स्टेप हमारा क्या था कि जो वैलेंसीज हैं, ये इनकी दोनों की वैलेंसीज हैं, इनको हमने क्या किया है, इंटरचेंज किया है। किस मेथड से? क्रिस क्रॉस मेथड से। ये देखें, ये ए जी का वन किधर चला गया है? एस के साथ। ये देखें ये इधर चला गया है, और एस का जो ऊपर टू था, जो कि टॉप राइट साइड पर था, वो किधर चला गया है? ए जी के पास। तो हमारे पास क्या आ गया? ए जी टू एस। वहाँ पर ज़्यादा आई थिंक क्लियर नहीं था, तो मैं यहाँ पर दोबारा आपको मज़ीद क्लियर करना चाहता हूँ। ए जी और एस पे कौन सा चार्ज है? टू नेगेटिव, यानी कि ए जी के ऊपर वन है वैलेंसी और एस के ऊपर क्या है? माइनस टू वैलेंसी है। तो हमने क्या करना है दूसरे स्टेप में? ये हमारे पास पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप, ये पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे? ए जी और एस, यहाँ पर हमने क्या किया? ये टू है और इसके ऊपर क्या है? वन है। यहाँ पे हमने क्या किया कि नेगेटिव चार्ज को ख़त्म किया, और उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा हमारा? दूसरा स्टेप हमारे पास था ए जी और एस के ऊपर क्या था? टू था। अब हमने क्या करना है? वैलेंसीज को इंटरचेंज कर देना है नीचे। ए जी के साथ क्या आ जाएगा? टू, और एस के साथ क्या आ जाएगा? वन। ये देखें, ए जी का इधर चला गया एस के साथ, और एस का जो टू था वो ए जी के पास आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया? ए जी टू एस। उसके बाद हमारे पास नई एग्जांपल है, जो कि है Al2O3, जिसे हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। ये एल्यूमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन का आयनिक कंपाउंड है। अब हम इसको कैसे शो करेंगे? पहला स्टेप यहाँ पर क्या किया हमने कि कैट आयन को हमने लेफ्ट साइड और एन आयन को हमने राइट साइड पर लिख दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया? अगला स्टेप आपने जहन में रखना है, मैंने यहाँ पर अगला स्टेप नहीं किया। अगले स्टेप में आपने ये करना होता है कि इनके चार्जेस को ख़त्म करना होता है। चार्जेस को ख़त्म करके आपने, ये देखें, टू को आप इधर ले आए हैं, और ए एल के ऊपर जो थ्री था, जो थ्री इसकी वैलेंसी थी, वो आप इस साइड पे ले आए हैं। इस साइड पर लाने से क्या बन गया? Al2O3। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास गिवन है मैग्नीशियम क्लोराइड की। मैग्नीशियम क्लोराइड दो आयन से मिलके बनता है, मैग्नीशियम आयन एंड क्लोराइड आयन। मैग्नीशियम आयन को Mg2 पॉजिटिव से डिनोट किया जाता है, जबकि क्लोराइड आयन को Cl1 नेगेटिव से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2 पॉजिटिव, और Cl यानी क्लोराइड की वैलेंसी है 1 नेगेटिव। यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव और Cl1 नेगेटिव था, यहाँ पर 1 है। तो अब पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा? दूसरा स्टेप, Mg2 पॉजिटिव था ना और Cl नेगेटिव था, तो हमने इसमें नेगेटिव के साइन को हटा दिया, और अब क्या होगा? Cl का जो 1 है वो कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर। तो 1 को हम डिनोट नहीं करते। उसके बाद आपने Cl लिखना है, तो Cl के साथ क्या आ जाएगा? 2, MgCl2। ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया कि राइटिंग द केमिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। In late 1700, a French scientist, Joseph Proust, presented the law of constant composition. The law states that the composition of a compound is always the same regardless of how the compound was made or obtained. किसी भी कंपाउंड की जो असल हालत होती है, जो उसकी बेस होती है, वो हमेशा वही रहती है
रिगार्डलेस ऑफ हाउ द कंपाउंड वाज मेड और obtained, उसका इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कंपाउंड कहाँ से हासिल किया गया है। ये बात आपको मिसाल से समझ आएगी कि हमने मैटर की स्टेट्स पढ़ी हैं। मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमारे पास सबसे खूबसूरत मिसाल पानी की है। पानी 3 स्टेट्स में मौजूद होता है। वाटर 3 स्टेट्स में है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट जिसे आप बर्फ़ कहते हैं, लिक्विड जो आप पानी पीते हैं वो एक लिक्विड स्टेट है, और गैसियस स्टेट क्या है, जब आप पानी को उबालते हैं तो उसकी जो भाप निकलती है वो क्या है, गैसियस स्टेट है। अब पानी लिक्विड स्टेट में हो, गैसियस स्टेट में हो या सॉलिड स्टेट में हो, उसका फार्मूला H2O ही रहेगा। यानी उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम ही रहेगा। इसका इसकी स्टेट्स का इसके फार्मूले से यानी इसकी केमिकल कंपोजिशंस पर कोई असर नहीं पड़ता, उसकी केमिकल कंपोजिशन वही रहती है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहा जाता है। यहाँ पर आप पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पानी की मिसाल दी गई है। यहाँ पर सॉलिड स्टेट, लिक्विड और गैसियस स्टेट दी गई है। इन तीनों का फार्मूला क्या रहेगा, H2O ही रहेगा। यहाँ पर एक और एग्जांपल दी गई है कि आप पानी को मुख्तलिफ सोर्सेज से हासिल करते हैं, रिवर, वेल, सी, लेकिन इसकी केमिकल कंपोजिशन सेम होती है, हमेशा वही होती है। आप पानी को जहाँ मर्ज़ी से हासिल करें, उसमें हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का हमेशा एक ही एटम होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड नंबर ऑफ वेज में प्रोड्यूस होती है, लेकिन उसमें कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 2 ही एटम होंगे। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है कि व्हाट आर रेडियो आइसोटोप्स। आइसोटोप्स अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले दो पिछले 1-2 लेक्चर में आपको बताया था आइसोटोप्स के बारे में। द एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो, यानी जिनके अंदर प्रोटॉन की तादाद तो सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट हो, यानी उनका मास नंबर डिफरेंट हो, तो उसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। अब सवाल ये है कि रेडियो आइसोटोप्स कौन से होते हैं। ऐसे आइसोटोप्स जो अपने अंदर से रेडिएशंस को खारिज करें, रेडिएशन एमिट करें, उनको हम रेडियो आइसोटोप्स कहते हैं। रेडियो आइसोटोप्स को हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि जैसे कि फूड इरिटेशन इज़ अ मेथड टू मेक फूड सेफ़र फॉर लॉन्ग टाइम, और उसके बाद ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए इस्तेमाल होता है जो हमारी खुराक में मौजूद होती हैं, यानी ये जर्म्स को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आज का लेक्चर यहाँ तक था। आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।